आज हम पढ़ने वाले हैं नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश। अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो सोचते हो मैम मैं आंसर राइटिंग कैसे करूं, राइटिंग सेक्शन में मेरे मार्क्स कट जाते हैं, तो यही टॉपिक है जो आपकी जिंदगी से मिसिंग है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे टेक्स्ट मी, मुझे डीएम पे यही बोलते हैं कि मैम हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें। अब हम इसको जो है सारी चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे आगे जाकर। कैसे? तो जहां भी आपको एस दिखेगा आपको पता होना चाहिए वो क्या है। आई शैल बी ऑन लीव टुमारो। तो शैल आजकल लोग कम क्यों यूज करते हैं बेटा, ये बहुत फॉर्मल साउंड करता है। Hello everyone, a very good evening to all of you. This is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students on our amazing channel that is PW Commerce वाला class 11th. So मेरे सभी प्यारे बच्चों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंसेस। So yes my dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश दैट इज टेंसेस। बच्चों टेंसेस आपको ग्रामर में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, बट एट द सेम टाइम अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो सोचते हो मैम मैं आंसर राइटिंग कैसे करूं, राइटिंग सेक्शन में मेरे मार्क्स कट जाते हैं, तो यही टॉपिक है जो आपकी जिंदगी से मिसिंग है। सो इफ यू नो टेंसेस, इफ यू हैव बेसिक आइडिया अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट एंड आर्टिकल्स, तो कहीं ना कहीं बेटा ये तीनों टॉपिक जो हैं आंसर राइटिंग में हर बच्चे की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू राइटिंग सेक्शन, अब अगर आपको एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, इन सब का फॉर्मेट पता है, बट देन अगेन जो आपका बॉडी ऑफ द एडवर्टीजमेंट होगा, बॉडी ऑफ द नोटिस होगा, वो जो आप फ्रेम करते हो सेंटेंसेस, वो सब होते हैं टेंसेस की मदद से। सो आज मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को विदाउट एनी डिले। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज उस पर क्लिक करना। यू विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स आर पेस बैच, द स्पेलिंग इज PACE, और वहां से जाके आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे टेक्स्ट मी, मुझे डीएम पे यही बोलते हैं कि मैम हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें। अब टेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा है, गूगल जेमिनी पे जाना है और वहां पे उसको बोलना है मेक अ क्विज ऑन द टॉपिक ऑफ टेंसेस। ओके आप पूरे इंस्ट्रक्शंस दीजिएगा, पूरी प्रॉम्प्ट देना। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेंसेस के क्वेश्चन लिखने सॉल्व करने हैं तो आप उस टॉपिक का नाम मेंशन कर दोगे। यू वांट टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस, तो आप वो मेंशन कर देना। क्या लेवल चाहिए आपको क्वेश्चंस का, वो आप वहां पे लिख देना। सो बेसिकली आपको उसको कंप्लीट प्रॉम्प्ट देना है और गूगल जेमिनी की हेल्प से आप इन टॉपिक्स के क्विज बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज इसको याद से करना। आपको गूगल जेमिनी पे जाना है, यू हैव टू गिव द प्रॉम्प्ट दैट मेक 20 questions, MCQ format questions based on tenses. The level of the questions should be average or above average. I am a student of class 11, तो मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो ये सारी आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो ताकि आपकी इजीली मदद हो जाए। सेकंड आप मुझसे पूछते हो मैम मैं आंसर राइटिंग करता तो हूँ बट आई डोंट नो उसको चेक कैसे करवाऊँ। सो इट्स वेरी इजी, आप अपने आंसर की क्वेश्चन के साथ एक फोटो खींच के वहां पे अपलोड कर दो और उसको बोल दो प्लीज मार्क ऑल द ग्रामेटिकल एरर्स इन दिस आंसर। आप उस सबको चेक कर लेना, फिर भी आपको समझ में ना आए कि इसने उसको ग्रामेटिकल एरर क्यों मार्क किया है, सर्कल क्यों करा है, तो आप इजीली उससे पूछ सकते हो व्हाई व्हाटएवर आई हैव रिटन व्हाई इट इज इनकरेक्ट, गिव मी द रीजन और गिव मी एन एक्सप्लेनेशन। तो वो आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देगा कि ये वाले पार्ट को उसने आपका इनकरेक्ट क्यों मार्क करा है। सो बेटा ये सारी जो चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सो द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट यूजिंग देम नाउ। So now without any delay, let's get started with our most important topic and that is tenses. सबसे पहले बेटा हम ये समझते हैं कि tense को हम form of verb क्यों कहते हैं। Why do we call it form of the verb? And how a form of verb can tell us about the time of an action? अरे यार एक बात बताओ, किसने कहा कि tense हमें बताएगा कि ना अभी रात के 2 बज रहे हैं, है ना, सुबह के 12 बज रहे हैं। How would we know? क्या टेंस हमको या कोई फॉर्म ऑफ वर्ब एग्जैक्टली इन टाइमिंग के बारे में बताता है? तो आंसर इज नो बच्चों। अब लेट्स सी हाउ दिस विल टेल यू अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। मैं आपको 3 एग्जाम्पल देती हूँ जल्दी से। आई विल गिव यू 3 एग्जाम्पल्स क्विकली। फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव फॉर यू इज दैट इज ओके, आज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। I am teaching
tenses right now. So now अगर आप चाहो, if you want to skip right now for some time, you can. Let's focus on am teaching. Let's focus on am teaching. So am क्या है बच्चों? मेरी helping verb है. मेरी जो main verb है वो क्या है? That is teaching. That is V1 plus ing. That is V1 प्लस ing. अब जब मैं फोकस करती हूँ आई एम टीचिंग टेंसेज राइट नाउ, तो मुझे एम टीचिंग से पता चल रहा है कि यार कहीं ना कहीं कंटिन्यूस एक्शन की बात हो रही है. ये एक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रहा है और राइट नाउ से तो ऑफ कोर्स मुझे और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई. सो यहाँ पे बेटा ये मेरा कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. क्या मैम आप इतना ऊपरी तौर पे पढ़ाओगे? बिल्कुल नहीं, एक एक टेंस को डिटेल में समझाऊंगी. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है बेटा. हाउ अ टेंस और बेसिकली हाउ एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब टेल्स यू अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन. तो अगर आपको किसी भी टाइम ऑफ एन एक्शन को जानना है कि कब वो काम हुआ था, तो आप डेफिनेटली वर्ब की मदद से जान सकते हो. आई एम टीचिंग टेंसेज राइट नाउ. अगर यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिली तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. She taught literature last week. She taught literature last week. ठीक है, अगर आप चाहो तो आप लास्ट वीक पे फोकस कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस मेन वर्ड पे फोकस कर सकते हो, दैट इज taught. आप इस मेन वर्ड पे फोकस कर सकते हो, दैट इज taught. तो ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टीच का सेकेंड फॉर्म, विच टेल्स यू कि यार ये जो एक्शन है ये कब हुआ, व्हेन डिड इट टेक प्लेस, ये कौन बताता है आपको? दिस यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पे मेरी वर्ब क्या है? माई वर्ब इज, जो मेरे पास वर्ब है ये टीच का सेकेंड फॉर्म है, दैट इज टॉट. सो अगेन मुझे कहीं ना कहीं टाइम का अंदाजा लग रहा है कि यार ये पास्ट में हो चुका था. दिस एक्शन हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस और ये पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट. मैंने कहा था 3 सिंपल से एग्जाम्पल दूंगी और उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से हाउ डू वी टॉक अबाउट टेंसेज और हाउ एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब टेल्स यू अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन. एक काम करते हैं यार, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा. चलो लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल. I shall be on leave tomorrow. अगर आप ये चाहते हो तो ये बना सकते हैं. आप चाहते हो कि हम कोई बात करें, हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यार लेट्स से अगर हम पढ़ेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. सो आई शैल बी टीचिंग we aren't afraid to die if we are together. ये आपका टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर का. सो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टूगेदर. मैंने प्लान करा है कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगी नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई शैल बी टीचिंग वी आरंट अफ्रेड टू डाई द नेक्स्ट वीक. सो अब आपको क्या पता चल रहा है? यू आर अवेयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस. ये हमें कैसे पता चला? हमें ऑलरेडी पता है कि भाई फ्यूचर में या तो शैल आता है या फिर विल. तो एक तो मुझे यहाँ पे शैल दिख गया है और टीच के पीछे आईएनजी दिख गया है, ठीक है, दैट इज V1 प्लस आईएनजी. सो मुझे एक और चीज की क्लैरिटी मिल गई है. जब विल शैल आता है तो इट इज विच टेंस? इट इज फ्यूचर टेंस. और जब आईएनजी लगता है तो एक और क्लैरिटी मिल गई, इट इज कंटिन्यूअस टेंस. अभी हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, बट सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन में ये समझा रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है. इन 3 एग्जाम्पल से आपको ये समझना चाहिए कि यस, आप वर्ब की मदद से ये भी पता लगा सकते हो कि ये कार्य किस वक्त हुआ था, किस वक्त हो रहा है या किस वक्त पास्ट में हुआ होगा. सो व्हेन आई से आई एम टीचिंग टेंसेस राइट नाउ, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रहा है. इफ आई से आई टॉट लिटरेचर लास्ट वीक, सो हम बोलते हैं if I say I taught literature last week, तो इस केस में आपको क्लैरिटी मिली होगी दैट ये एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है. इफ वी से I will be teaching और I shall be teaching this particular topic next week, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? भविष्य की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है अबाउट एनी एक्शन कि वो कब हो रहा है. नाउ बेटा व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स? ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं? आप बचपन से कहीं ना कहीं 5th 6th क्लास से
अपने इंग्लिश के करिकुलम में इस चीज़ को देख रहे होंगे। अब नाउ ऑल दीज वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ब्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? जब भी आपको कोई टीचर टेंसेस पढ़ाते हैं वो आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करेंगे कि भाई सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करो, सिंपल पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में, इफ यू डोंट नो अबाउट दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सो यू वोंट बी एबल टू आंसर। तो आपको क्या करना है बेटा, इस पे फोकस करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट इज राइट, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है दैट इज रोट, एंड थर्ड फॉर्म हो जाती है दैट इज रिटन। तो जितनी भी बेसिक फॉर्म्स हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है, टीच, टॉट, टॉट, बिल्ड, बिल्ट। अब बिल्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आता है डी, और सेकंड फॉर्म में क्या आ जाता है, सेकंड और थर्ड में दैट इज टी। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट वाली में डी आता है, उसके बाद टी आता है। सो नाउ दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप 5th-6th क्लास से कहीं ना कहीं अपने कोर्स में उसे देखते हुए आ रहे हो, लेकिन अगर आपने अभी तक लर्न नहीं करा है बेटा तो भी इट्स ओके। बट प्लीज अगर आप चाहते हो कि आंसर राइटिंग में मार्क्स नहीं कट हो तो प्लीज इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को मिस मत करना। आप नॉर्मल सी बात है, अगेन गूगल जेमिनाई पे जाओ, आप उसमें सर्च कर लेना गिव मी सम इंपॉर्टेंट बेसिक वर्ब्स ऑफ इंग्लिश, ओके, गिव मी ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ओके, V1, V2, V3, तो वो आपको एक पूरा इंपॉर्टेंट वर्ब्स का चार्ट बना के दे देगा जो डेफिनेटली आपको लर्न करना चाहिए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अगेन मैं आपको एक चार्ट दूंगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हो सकता है आई गिव यू 20 वर्ब्स, हो सकता है वो वर्ब्स आपको ऑलरेडी आती हूँ। सो अगर आपको बेसिक वर्ब्स आती हैं तो आप थोड़ी सी एडवांस लेवल जो वर्ब्स हैं वो पढ़ सकते हो। बट अगर आपको बेसिक नहीं आती तो पहले आप ये बेसिक पढ़ लेना, यू नो दैट इज गो, वेंट, गॉन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, सांग, राइट, रोट, रिटन। तो ये सारी चीजें जो बेसिक है मेरे बच्चों ये आपको पता होनी चाहिए। इनको ही हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। V1 को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। V2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल पास्ट। और V3 को हम क्या कहते हैं, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने टेंसेस की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी 3 एग्जाम्पल डिस्कस करे थे, वैसे ही कुछ 3 एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाई हूं ताकि आपको ये टेंसेस जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। दैट इज आई राइट अ लेटर। When I say I write a letter, so यहाँ पे मुझे क्लैरिटी क्या मिल रही है, write क्या है, verb की फर्स्ट फॉर्म है। So that means I'm sure यहाँ पे present tense लग रहा है। So I write a letter, मैं रेगुलरली क्या करता हूँ, करती हूँ, एक खत लिखती हूँ। So I write a letter is present tense। बट अगर मैं इसी को write को चेंज कर दूँ wrote में, अगर मैं write को चेंज कर दूँ wrote में, ठीक है, अगर मैं write को चेंज कर दूँ wrote में, ठीक है, तो ये क्या हो गया राजा बेटा, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। ये क्या हो गया राजा बेटा, सिंपल पास्ट टेंस। ये आपका है पास्ट टेंस में, क्योंकि आपने राइट का रोट कर दिया, यानी कि अगेन वर्ब को चेंज कर दिया। पूरा सेंटेंस मैंने एक जैसा रखा है। नाउ अगेन लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे कर दूं आई विल राइट अ लेटर, वैसे ग्रामेटिकली अगर मैं देखूं तो विल राइट तो करेक्ट है, लेकिन अगर मुझे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर देखना है तो इट शुड बी आई शैल राइट अ लेटर। मैं आपको भी डिटेल में समझाऊंगी डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। सो यहाँ पे बेटा जब हम विल यूज करते हैं या फिर शैल यूज करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिल गई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। भविष्य में, फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, एक खत लिखूंगा। तो बेसिकली बेटा जब भी आपको टेंस समझना हो, व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मैथ्स में आप लोगों ने बचपन में नंबर लाइन पढ़ी होगी, आपने डेफिनेटली नंबर लाइन देखी होगी, तो सिमिलरली हम इसको नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे वो लोग मैथ्स में 0 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे +1 +2 +3 इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव में चलता है, दैट्स -1 -2। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा इंग्लिश में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आपकी बेस लाइन है, जो आपकी बेस लाइन है बेटा, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। जो आपका बेस लाइन है जहां पे 0 होता है, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यानी कि बेटा प्रेजेंट से, आज से पहले, इस मोमेंट से पहले जो भी हो गया प्रेजेंट से पहले, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। उसको क्या बोलते हैं राजा बेटा, पास्ट टेंस, क्योंकि ये सारी चीजें कब हुई हैं, जो भी प्रेजेंट से पहले हुआ है दैट इज पास्ट। हिंदी में हम इसे बोलते हैं भूतकाल।
लेकिन आज इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो भी होने वाला है, यानी कि वो कब होगा, भविष्य में होगा। सो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर का मतलब क्या है, जो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद होने वाला है। यानी कि अगर मैं आज बात करूं, अब मैं कल की बात कर रही हूं, तो कल जो भी होगा दैट विल बी फ्यूचर, राइट। अगर आप लेट्स से आज मॉर्निंग की बात कर रहे हो, आप आज स्कूल में हो सुबह, और आप आज शाम की इवनिंग का प्लान डिस्कस कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट के बाद जो भी होना है दैट इज फ्यूचर, और जो प्रेजेंट से पहले हो चुका है दैट इज योर past tense. So I hope यहाँ तक सबको क्लैरिटी मिल चुकी होगी बेटा. So now tenses, as you all know, there are 3 types. One is present tense. The first one is present tense. Second that we have is past tense, and the third one that we have is फ्यूचर टेंस. तो बेसिकली बेटा टेंसेस 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ओके. लेकिन इनकी सब कैटेगरीज होती हैं, यानी कि तीनों टेंस जो हैं 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो भैया इनडेफिनेट को देख के हमें घबराना बिल्कुल नहीं है यार, सिंपल सी बात है यार. किसी का अगर स्कूल में नाम राहुल है तो मान लो यार यही हो गया इनडेफिनेट, लेकिन घर पे इसको क्या बोलते हैं, चिंटू बोलते हैं. घर पे इसको क्या बोलते हैं, चिंटू बोलते हैं. तो राहुल और चिंटू हुए क्या, सेम ही इंसान हुए ना, अलग अलग तो नहीं हुए. दे आर सेम पीपल, दे आर सेम पर्सन्स, सो दे आर सेम पर्सन बेसिकली. सो बेटा यहाँ पे आपको यही समझना होगा, सिंपल और इनडेफिनेट क्या है, ये एक ही टेंस के अलग अलग नाम है बट इट मीन्स द सेम. तो किसी बुक में आपको इनडेफिनेट मिल सकता है, किसी में आपको सिंपल मिल सकता है, बट यू शुड बी अवेयर दैट दे आर वन एंड दी सेम. क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? Okay, very good. So now how many tenses we have? First is simple present, then we have present continuous, third we have is present perfect, fourth we have is present perfect continuous. Next we have is simple past, past continuous, then we have is past perfect, fourth we have is past perfect continuous. Similarly, first we have is simple future, then we have future continuous, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो बेसिकली जब 3 टेंस को आप 4 और सब कैटेगरीज में डिवाइड करोगे तो टोटल बन जाते हैं बेटा ये आपके कितने टेंसेस, 12 टेंसेस. सो 3 into 4 is 12. तो 12 टेंसेस हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में इन जस्ट वन गो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट टेंस, दैट इज आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ बिफोर वी स्टार्ट आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू नो आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बेटा मैं आपको यहाँ पर 3 फॉर्म्स पढ़ाने वाली हूँ. बेसिकली यू कैन, आप इसको काइंड ऑफ कह सकते हो कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए, या बेसिकली एक ही सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हो गए. सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. तो भाई क्या होता है ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, चलो आओ समझते हैं. सो बेटा व्हेनेवर यू सी अफर्मेटिव, आपके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आना चाहिए एंड दैट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव? पॉजिटिव का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नो या फिर नॉट इस्तेमाल नहीं हो. सो बेसिकली जिसमें नो और नॉट जैसे नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो, उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ऑल्सो नोन एज अ पॉजिटिव सेंटेंस. नेक्स्ट क्या होता है राजा बेटा, नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नो या फिर नॉट जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं. सो बेसिकली यू विल यूज नो और नॉट इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव फॉर्म. ठीक है. अगर बेटा मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव फॉर्म, अगर मुझे किसी भी सेंटेंस को, एक बेसिक अफर्मेटिव नॉर्मल सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या होता है और कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटेरोगेटिव में? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है वेयर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, वेयर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा बिकॉज इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. एंड मेरे प्यारे बच्चों, अगर उन्होंने आपको सेंटेंस दिया फॉर एग्जाम्पल, ही डज गो टू द स्कूल, ही डज गो टू स्कूल, अब मुझे इसी सेंटेंस का क्या करना है, इंटेरोगेटिव बनाना है. तो इट्स वेरी इजी. हमें लगता है इंटेरोगेटिव हम सिर्फ ऐसे बना सकते हैं,
व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो सिर्फ WH वर्ड से आप नेगेटिव नहीं, आप इंटेरोगेटिव नहीं बना सकते हो, सॉरी, आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप बना सकते हो। एंड कैसे बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे गिवन है, इसको आप कहाँ ले आओ, बिगनिंग में, यानी कि फर्स्ट पे। तो जब मैं इसको आगे ले आऊंगी, इंटेरोगेटिव विल बी सबसे फर्स्ट पे आएगा डस, जो मेरा सब्जेक्ट है ही, इट विल गो टू द सेकंड पोजिशन। Does he go to school? And as it is my interrogative sentence, I will use a question mark. Does he go to school? Okay? Does he go to school? So यहाँ पे मैंने आपको तीनों चीजें क्लियर कर दी हैं, what is affirmative, negative and interrogative. Now let's discuss all these three forms in our first tense, that is simple present tense. सबसे पहला क्या है बच्चों, simple present tense हम डिस्कस करने वाले हैं। simple present tense का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी आप किसी इस तरह के एक्शन की बात कर रहे हो जो कि आपका हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में उसको रोज कर रहे हो उस काम को। जैसे कि इफ आई से माय ग्रैंडमा वॉक्स इन द पार्क एवरी डे, हर सुबह वो जल्दी उठती हैं और पार्क में वॉक करती हैं। माई मदर गेट्स अप एट 6 AM। सो गेट्स अप यूज करा, क्यों यूज करा, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि मेरी मम्मा लगभग रोज वो काम करती हैं। नाउ इफ आई से माई फादर फीड्स द डॉग्स एवरी डे, हर सुबह वो जो है डॉग्स को खाना देते हैं, ठीक है। तो ये सब उनकी क्या है, रेगुलर हैबिट्स हैं। तो जब भी आपका हैबिचुअल एक्शन है, आप क्या यूज करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो। नाउ लेट्स लर्न एन अमेजिंग थिंग बेटा, अब हम इसको जो है सारी चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे आगे जाकर। कैसे, तो जहां भी आपको एस दिखेगा आपको पता होना चाहिए वो क्या है, सब्जेक्ट है। जहां भी आपको वी दिखेगा आपको पता होना चाहिए वर्ब है। और जहां भी आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको पता होना चाहिए, अगर ओ दिख जाए तो इट इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आप पहली बार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सुन रहे हो एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो मैं आपको यहां भी क्लैरिटी दे देती हूँ। लेट्स डिस्कस दीज थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, रॉन किक्ड द फुटबॉल, इफ आई से रॉन किक्ड द फुटबॉल, ओके, तो आपका फर्स्ट जो वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज रॉन। रॉन यहाँ पे क्या है बेटा, आपका मेन जो कि कार्य परफॉर्म कर रहा है वो कौन है, दैट इज रॉन। सो यू कैन इजीली से रॉन इज डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है। सो ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन। और जब भी कोई इंसान या फिर किसी चीज के बारे में बात हो रही है, या कोई भी इंसान जो कि उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन इंग्लिश ग्रामर वी कॉल इट द सब्जेक्ट, वी कॉल इट आवर सब्जेक्ट। तो रॉन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज बेटा किक्ड। रॉन ने क्या करा, फुटबॉल को लात मारी, बहुत जोर से उसने क्या करा भाई साहब, जोर से किक किया। ओके, सो किक क्या हो गया, दैट इज योर एक्शन वर्ड, क्योंकि ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म हुआ। सो दिस इज माय एक्शन वर्ड। सो एक्शन वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। okay, because it is telling us about the main action that is performed in the sentence। उसने क्या करा, किक करा, यानी कि लात मारी, तो ये मेरा एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड को ही मैं वर्ब बोलती हूँ हिंदी में, जिसको आप क्रिया बोलते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द फुटबॉल। अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये कौन सी चिड़िया है, द फुटबॉल क्यों आया और ये ऑब्जेक्ट कैसे होगा, आइए बच्चों समझते हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कोई भी चीज, ठीक है, अब यार हमें साइंस के अकॉर्डिंग तो क्या लगता है, ऑब्जेक्ट हमेशा एक नॉन लिविंग चीज ही हो सकती है, बट दैट्स नॉट ट्रू इन इंग्लिश ग्रामर। कोई भी इंसान, कोई भी चीज जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, दैट बिकम्स योर ऑब्जेक्ट। अब क्या मैम ये कंपलसरी नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग ही होना चाहिए, सो दैट डजंट हैपन इन इंग्लिश ग्रामर। हो सकता है अगर मैं आपको ये बोलूं, यू नो, रॉन किक्ड हिम, उसने अपने किसी फ्रेंड को ही किक कर दिया, तो यहाँ पे हिम भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो साइंस की तरह नहीं होता भैया फुटबॉल ही ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सो दैट इज नॉट ट्रू। हिम हो या फिर आपके पास द फुटबॉल हो, दोनों ही क्या है, दोनों ही एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। सो एनीथिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, एनीथिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, एनीथिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, एनीथिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, that is called as an object। ठीक है, क्लियर है, that is called as an object।
ओके, सो आई होप अब आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी डिटेल में समझ में आ चुका होगा, बिकॉज 12 के 12 टेंसेज में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पता होना कंपलसरी है। तो बेटा सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस V1, सो दैट इज S प्लस V1 एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट जो उसको रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब क्या ये जरूरी है हर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिले? जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में जो वर्ड गिवन हो वो ऑब्जेक्ट हो। समटाइम्स इवन स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड। कैसे, चलो आओ देखते हैं और डिटेल में समझते हैं। सो व्हेन आई से शी मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बिकॉज वो कार्य कर रही है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, व्हेन आई से राइट्स मेरा क्या है, वर्ब है, एंड अ लेटर क्या है मेरा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। सो ये मेरा वर्ब है, अ लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है। आपने बोला था मैम बहुत बार हो सकता है ऑब्जेक्ट ना भी हो। यस बेटा, ये पॉसिबल है। अगर सेंटेंस है शी गोज टू स्कूल, सो शी मेरा सब्जेक्ट है, गोज मेरी वर्ब है, एंड स्कूल बच्चों को लगता है कि इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, बट इट इज नॉट। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैम? बेटा अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई साहब ये ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है, इसको एक काम करो, एक्टिव से पैसिव बना के देख लो। स्कूल इज गॉन बाय हर, तो ये तो ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो गया। अगर आप उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बना पा रहे हो तो कहीं ना कहीं मेन रीजन तो यही है ना कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, इट इज क्लियर कि भाई वो ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें सिर्फ एज एन ऑब्जेक्ट दिख रहा था। तो आज के बाद इंग्लिश ग्रामर में जब भी कंफ्यूजन हो कि भाई ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो। लेट्स ट्राई दिस सेंटेंस। शी राइट्स अ लेटर every Sunday. A letter is written by her every Sunday. तो यहाँ पे मैंने easily इसका passive बना लिया. That means I'm 100% sure a letter is an object over here. बट चलो यार, एक्टिव पैसिव तो किसी और दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आपको ये बेसिक जो है वो क्लैरिटी मिल गई होगी। दैट इज शी राइट्स अ लेटर, सिंपल प्रेजेंट का फर्स्ट अफर्मेटिव फॉर्म हो चुका है। नेगेटिव में हमें क्या करना होता है बेटा? अभी तक मैंने आपको सिखाया था दैट इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बेटा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यूजुअली आपको 4 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट इज योर सब्जेक्ट, सेकेंड इज योर हेल्पिंग वर्ब, third is your main verb, and the fourth one is your object. Okay, subject plus helping verb plus main verb plus object. मैम सब्जेक्ट हमें पता है, ऑब्जेक्ट हमें पता है, बट अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब में क्या करें? सो सिंपल प्रेजेंट में वी हैव 2 हेल्पिंग वर्ब्स. What do we have is we have 2 helping verbs. It will be either do or does. क्या होगी राजा बेटा? या तो do होगी या फिर does. अब मैम डू कब आएगा, डस कब आएगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि नहीं? है ना? चलो आओ इसको समझते हैं डिटेल में, कब यूज करना है डू और कब यूज करना है डस। आज हम डिटेल में डिस्कस कर ही लेते हैं कैसे पता लगाऊं कि वो वर्ब सिंगुलर वर्ब है या फिर वो वर्ब प्लूरल वर्ब है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। ओके, चलिए आइए आज इस छोटी सी ट्रिक से एक बहुत बड़ी इंग्लिश ग्रामर की समस्या का समाधान मैम आपको देंगी। अब बच्चों मुझे अगर पता लगाना है कि ये वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। अगर आपको पता है तो आप इस ट्रिक को फॉलो मत करना, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज इस ट्रिक को फॉलो करना, इट विल रियली हेल्प यू। अगर मेरे पास वर्ब है प्लेस, अगर मेरे पास वर्ब है प्लेस, जम्प्स, ईट्स, डांसेस, ब्रशेस, ठीक है, ये सारी वर्ब्स हैं। कैन यू टेल मी इट इज अ सिंगुलर वर्ब और इट इज अ प्लूरल वर्ब? इफ यू डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई, व्हाट कैन यू डू इज, बेटा याद रखना एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक है ये। अगर आपकी वर्ब में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इफ योर वर्ब एंड्स विथ एस, इफ योर वर्ब एंड्स विथ एस और ES, लास्ट में तो सब में ही एस आ रहा है, आपकी वर्ब में अगर एस आ रहा है या फिर ES आ रहा है तो वो क्या होगी? आपकी सिंगुलर वर्ब। वो आपकी क्या होगी बेटा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सो अगर आपकी वर्ब की लास्ट में एस आ रहा है या ES आ रहा है
तो वो होगी सिंगुलर वर्ब। अब यार मैं बहुत सालों से पढ़ा रही, तो मुझे पता है बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे मुझे बहुत बार ये भी पूछते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि मैम बॉयज में जब एस लग रहा है, शूज में जब एस लग रहा है, गर्ल्स में जब एस लग रहा है, तब तो हमें हमेशा से बताया गया है कि वो प्लूरल होता है। यस बेटा वो सही है, बट दैट इज योर नाउन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है नाउन में या क्रिया में। ये नाउन है, किसी का नाम है ना, बॉयज। शूज क्या है, नेम ऑफ थिंग है। देन गर्ल्स, तो जब इसमें एस आता है बेटा, that is a noun, but please do not apply that trick over here. We are talking about verb, यानी कि कोई भी एक्शन जो आपके सेंटेंस में परफॉर्म हो रहा है। So plays, jumps, eats, brushes, dances, ये सब क्या है, इन वर्ब के लास्ट में s आ रहा है, and all these verbs are singular verbs. Okay? Now अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना है, it's super easy, बस s और es को रिमूव कर दो। तो पहली वाली हो गई play, दूसरी वाली हो गई jump, तीसरी वाली हो गई ईट। ओके, देन इट बिकम्स ब्रश। अब आपको ईएस हटाना होगा, डांसेस में से भी ईएस हटाना होगा, इट विल बी डांस। सो ऑल दीज वर्ब्स आर प्लूरल वर्ब्स, क्योंकि इनके पीछे लास्ट में एस नहीं आ रहा है। सो व्हेन यू रिमूव एस और ईएस, वो वर्ब क्या बन जाती है, प्लूरल वर्ब। अब मैम आपने बहुत कॉन्फिडेंस से ट्रिक तो बता दी, लेकिन क्या आपको लगता है आपकी ट्रिक हेल्पिंग वर्ब में भी काम आएगी? चलो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। ओके ओके ओके, दिव्या मैम ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो एक बार चीज देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट दी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वी हैव इज। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है और किससे खत्म हो रही है, एस से खत्म हो रही है। वॉज वर्ब में से सिंगुलर क्या है, वॉज है, तो किससे खत्म हो रहा है, एस से खत्म हो रहा है। हैज हैव में सिंगुलर क्या है, हैज सिंगुलर है, एस से खत्म हो रहा है। डू और डज में से सिंगुलर क्या है, डज है, एस से खत्म हो रहा है। सो अगर आप लगाओगे और देखोगे तो लगभग ये आपकी ट्रिक ऑलमोस्ट सब हेल्पिंग वर्ब में भी काम कर जाएगी। नाउ इसके अलावा जो बचती हैं वो सब तो बेटा वैसे भी आपकी क्या है, प्लूरल है। कैसे, आर एस से खत्म नहीं हो रहा है, दैट इज प्लूरल। वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। हैव क्या है, प्लूरल है। डू और डस में से डस सिंगुलर है, डू प्लूरल है। एंड बेटा डिड और हैड की क्या खासियत है कि वो दोनों में आते हैं। डिड जो है सिंगुलर में भी आ जाता है, प्लूरल में भी आ जाता है। सिमिलरली हैड जो है वो भी दोनों में आ जाता है। सो इफ यू वांट, मैं इसको कहीं ना कहीं कॉमन लिख सकती हूँ। कॉमन क्या है, कॉमन जो है वो दोनों में चलते हैं, दैट इज डिड एंड हैड। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट ही है या सब्जेक्ट दे है। सो अगर दे है या ही है, ये कॉमन चलती है, दीज आर कॉमन वर्ब्स। उसके अलावा जो सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड होती है वो मैंने आपको प्रॉपर चार्ट में लिखकर दे दिया है। सो नाउ बेटा अब इंग्लिश ग्रामर के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शंस का मतलब होता है जहां पे रेगुलर जो इंग्लिश ग्रामर का रूल है वो फॉलो ना होता हो। अब जैसे कि सबसे बड़ा इसमें एग्जाम्पल क्या है कि यार आई के पीछे अपन इज नहीं लगाते, या तो हम आई के पीछे लगाएंगे एम, या तो यूजुअली हम आई के पीछे एम लगाते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ टीचर, इस तरह के सेंटेंसेस में हम आई के पीछे एम लगाते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि भाई मैं बोलूं आई हैज कंप्लीटेड माई होमवर्क, that is absolutely wrong. The correct answer will be I have completed my homework. So भाई या तो I के पीछे am आएगा, या फिर उसके अलावा अगर आएगी तो plural verb आएगी। ठीक है, has मत लगाना, that will be absolutely wrong. तो या तो am आएगा या फिर plural verb आएगी। Similarly next example क्या है, that is you. You के पीछे आप ये नहीं बोल सकते you is, ठीक है, आप हमेशा क्या बोलते हो, you are. You have completed your homework. यानी कि बेटा ये एक्सेप्शन क्यों है, When I say you, मैं सिर्फ एक व्यक्ति से बात कर रही हूँ, यानी कि आपसे। अब एक से बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये वर्ब कैसी लेता है राजा बेटा, प्लूरल। यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय। कभी आपने किसी टीचर को बोलते हुए सुना है यू इज अ गुड गर्ल? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का एक्सेप्शन है कि यू के पीछे क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है। जबकि अगर आप देखो, सो यू रेफर्स टू ओनली वन पर्सन, यू डज नॉट रेफर टू मोर देन टू।
राइट, यू रेफर्स टू वन ओनली, बट स्टिल हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब. सो दीज आर सम एक्सेप्शंस, इंपॉर्टेंट रूल्स. अगर हम चाहते तो हम इसको टेंसेस में स्किप कर सकते थे, बट आई फील इसके बिना आप बहुत परेशान हो जाते. सो आई होप ये बेसिक क्लैरिटी आपको बहुत हेल्प करेगी. सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्हेन यू वांट टू फ्रेम योर नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो आपको पता है कि मुझे हेल्पिंग वर्ब में क्या चाहिए, दो आ सकती है, या तो डू या फिर डस. अब यार हम तो दिव्य आर्मी के स्टूडेंट्स हैं, हमें तो पता है लास्ट में अगर एस आ रहा है सो मेरी ये वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई. तो लेट्स गो एंड क्विकली चेक द सब्जेक्ट. ठीक है, लेट्स गो एंड क्विकली चेक द सब्जेक्ट. तो शी आ रहा है तो शी के साथ क्या आएगा, डस आएगा. और मैंने नॉट क्यों लगाया, बिकॉज इट्स माय नेगेटिव फॉर्म. सो शी डज नॉट राइट अ लेटर एवरी संडे. तो एक तो फर्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, आपको याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई है. गलती से भी शी, ही, इट के साथ डू मत लगाना, बिकॉज दैट इज रॉन्ग. दे डू नॉट राइट अ लेटर एवरी संडे इज करेक्ट. वी डू नॉट राइट अ लेटर एवरी संडे इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज दे आर प्लूरल. दैट इज दे एंड वी. अब मैम सेकंड गलती बच्चे क्या करते हैं, चलो आओ फटाफट इसको भी समझते हैं. बच्चों को बहुत बार एग्जाम में वो कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं. दैट इज शी डज नॉट राइट्स अ लेटर. अब बच्चों को लगता है ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. क्या तुम्हें लगता है ये करेक्ट है? जल्दी से फाइंड आउट करो व्हाट इज द एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. शी के साथ डज करेक्ट है. मैम एक बात बताओ, क्या ये राइट्स जो है ये भी तो करेक्ट ही लग रहा है? क्यों करेक्ट लग रहा है, चलो डिस्कस करते हैं. मैम आपने अभी हमको इतना चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भाई साहब जिस भी वर्ब के लास्ट में एस आए या ई एस आए वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी. वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी. सो मैम ये तो सिंगुलर वर्ब ही है, करेक्ट लग रहा है. नहीं बेटा ये गलत है. क्यों गलत है, चलो आओ समझते हैं. सो व्हेन वी से शी, सिर्फ अगर मुझे बात करनी है शी की, तो शी राइट्स अ लेटर बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे डस छुपा हुआ है. लेकिन अगर आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ठीक है, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी डस, तो आपने ऑलरेडी एक सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर ली है. बार बार सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल मत करो, उससे भी सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है. तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट इज इस एस को रिमूव कर दो. क्या कर दो, इस एस को रिमूव कर दो. सो दैट इज शी डज नॉट राइट अ लेटर. तो अगर आपने डज लगा दिया है, अब आपको बार बार सिंगुलर वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है. शी डजंट राइट अ लेटर. अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, दैट इज ही डज नॉट गोज टू स्कूल. सो डू यू थिंक इट्स करेक्ट? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, इज इट करेक्ट? ही डज नॉट गोज टू स्कूल. I don't think so it is correct, but what is that one error that is there in this sentence? Do let me know in the comment section. Okay, next is मेरे प्यारे बच्चों interrogative form. अब interrogative बनाना मेरे लिए super easy हो चुका है. मुझे क्या करना है, ये जो does है ना, इसको first position पे लाना है. I have to bring it in the beginning and I'll be able to do it. She does not write a letter, so I have to bring does in the beginning. और मैं क्या बना दूंगी, does she write a letter every Sunday. पूरा sentence same है. आपने सुना वो मूवीज में 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन. तो यहाँ पे भी सेम ट्रिक लगानी है भैया. जो था पहले क्या था, पहले क्या था बाबू भैया, शी था. शी डज राइट अ लेटर एवरी संडे. शी डज राइट अ लेटर एवरी संडे. ये है 1 पोजिशन पे, ये है 2. सो 2 का 1 और 1 का 2 और मेरा इंटेरोगेटिव बन गया. ठीक है, सो यहाँ क्या हो जाएगा, डज शी राइट अ लेटर एवरी संडे. दैट इज माई करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द यूज केस और द यूसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जब भी आपके पास क्या हो, जब भी आपके पास कोई हैबिचुअल एक्शन हो, ही गेट्स अप एट 8 AM, यानी कि भाई मेरा जो भाई है वो हर सुबह 8 बजे उठता है. तो अब वो हर सुबह 8 बजे उठता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, we will use verb की फर्स्ट फॉर्म. हम क्या करेंगे, we will use verb की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे V1 आ गया. सिंपल प्रेजेंट क्यों आया, क्योंकि वो हैबिचुअल एक्शन है. नेक्स्ट इज ही ड्रिंक्स टी इन मॉर्निंग. यहाँ पे अगेन मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई. भाई मेरे पापा की हैबिट है, वो रोज सुबह भैया चाय पीते हैं सुबह उठते ही. सो ये क्या हो गया, उनका हैबिचुअल एक्शन हो गया. मेरी दादी माँ सुबह उठते ही शी गोज टू द पार्क एंड शी वॉक्स. तो मैं क्या बोलूंगी, माई ग्रैंड माँ वॉक्स इन द पार्क एवरी डे. सो ये सब क्या हो गए, आपके हैबिचुअल एक्शन हो गए. अब मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट, दैट इज जनरल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ क्या है भाई, यार शहद है ना, हम सबको पता है कि मीठा होता है. नाउ इफ यू वांट टू चेंज इट, हम उसको चेंज करना चाहते हैं,
हनी और स्वीट बोलना चाहते हैं, तो भाई तो गलत है ना, हनी तो हमेशा से स्वीट था और हमेशा ही स्वीट रहेगा, तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स माई जनरल ट्रुथ, ये मेरा क्या हो गया, जनरल ट्रुथ हो गया, ठीक है, क्लियर एवरीवन, जनरल ट्रुथ इज भाई जो पूरा जनरली दैट इज ट्रू, ठीक है, अब ऐसा नहीं इसमें पास नहीं लगा सकते, शहद पहले स्वीट होता था आज नहीं होता, नहीं, दैट इज ट्रू एवरी टाइम, दैट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी डे, हनी इज स्वीट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल ट्रुथ के अलावा बेटा ये काम आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस साइंटिफिक फैक्ट में, साइंटिफिक फैक्ट क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे, और ये काम आता है यूनिवर्सल ट्रुथ में। अब पहले डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल, ओके यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो भाई जो सन है वो ईस्ट से निकलता है। अब आप अमेरिका जाओ, जापान जाओ, इंडिया जाओ, ये तो पूरे ही यूनिवर्स के लिए ट्रू है, मैं इंडिया से बैठकर देख रही हूँ तो भी वो ईस्ट से निकलता है, मैं जापान से जाके देख लूँ, मैं यूएस से जाके देख लूँ, मैं यूके चली जाऊँ, बट इट विल बी द सेम। तो पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए जो सत्य है, जो सच है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट यूनिवर्सल ट्रुथ। सो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड अपन डिस्कस करते हैं साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। So I have a question for everyone. The water dash at 100 degrees Celsius. The water dash at 100 degrees Celsius. ठीक है, आंसर करिए बेटा, बॉइल आएगा, बॉइल्स आएगा या बॉइल्ड आएगा, सोचिए और बताइए जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में, फिर हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइल लगाऊं, बॉइल्स लगाऊं या फिर बॉइल्ड लगाऊं, एंड व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन, आई वांट द रीजन ऑल्सो। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों आया, चलो समझते हैं बेटा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये साइंटिफिक फैक्ट है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि जो साइंस ने ट्रू प्रूफ कर रखा है उसको आप या मैं मिलके बदल नहीं सकते। अब भाई वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर दिव्या मैम चाहती है 50 डिग्री हो जाए, तो क्या 50 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो साइंस ने प्रूफ कर रखा है 100 डिग्री है, तो उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस के बेसिस पे करा है, प्रूफ के बेसिस पे करा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइंटिफिक फैक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बॉइल्ड नहीं आ सकता। अब मैम बॉइल लगाऊं या बॉइल्स लगाऊं, समझते हैं। वाटर क्या है मेरे बच्चों, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। एक और इंग्लिश ग्रामर का रूल समझा रही हूं, वाटर जितने भी लिक्विड्स हो गए, जैसे कि आपका जूस हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, शुगर इज ऑफ कोर्स नॉट लिक्विड बट स्टिल इट इज अनकाउंटेबल नाउन। सो वाटर हो गया, शुगर हो गया, जूस हो गया, मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, सब आपके अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन की क्या खासियत है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन की खासियत है कि ये क्या लेता है, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो ये सेकंड रूल भी हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे बॉइल नहीं आ सकता, मुझे सिंगुलर वर्ब ही लगानी होगी। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है, लास्ट में एस लगा दो या फिर ईएस लगा दो। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे आई होप सो कि आपको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज केस है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट इज, अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है, आप कोई काम रोज करते हो, या फिर कोई जनरल ट्रूथ है, हनी इज स्वीट, जो इन जनरल ही ट्रू रहेगा हमेशा, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, साइंटिफिक फैक्ट है। और क्या हो सकता है भाई, पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है, तो वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस या बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो भाई अब ये साइंस ने प्रूव कर रखा है, आप या मैं मिलके इसको चेंज नहीं कर सकते। सो बेटा यहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बारी आ चुकी है। लेट्स डिस्कस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन डिटेल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है बेटा ऐसी चीज जो प्रेजेंट में यानी कि अभी वर्तमान में चल रही है और इनफैक्ट अभी कंटिन्यू हो रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रही है। हम अभी क्या कर रहे हैं, आई विल से आई एम टीचिंग टेंसेस टू माई स्टूडेंट्स,
राइट आप लोग क्या बोलोगे, वी आर लर्निंग टेंसेस फ्रॉम दिव्या मैम। तो आप इस पॉइंट पे लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो टेंसेस, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको टेंसेस सिखा रही हूँ। तो जो भी चीज अभी हो रही है, सो एक्शन दैट इज ऑन गोइंग, एक्शन दैट इज ऑन गोइंग, जो अभी चल रहा है, उस केस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ एज यू ऑल नो, हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं, 4 चीजें चाहिए होती हैं जनरली सेंटेंस को बनाने के लिए, और वो 4 चीजें क्या होती हैं, सब्जेक्ट, HV इज माई हेल्पिंग वर्ब, MV स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब, एंड द फोर्थ थिंग इज ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने अपना और ऑब्जेक्ट अपना एज इट इज रख दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने अपना एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब याद करनी है 2 चीजें, पहली है मेरे बच्चों आपकी हेल्पिंग वर्ब, पहली है बच्चों मेरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, एम, आर, क्या आएगी, इज, एम, आर। या तो अब ये तीनों एक साथ नहीं आएंगी, अगर आई होगा तो एम आएगी, ही या शी, इट होगा तो इज आएगी, और प्लूरल होगा तो आर आएगा। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वी आर स्टडिंग फॉर आवर एग्जाम्स, सो डिपेंड्स ऑन माई सब्जेक्ट। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इज, एम, आर तीनों में से एक आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर मेन वर्ब। अब यार बेटा एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूं यहाँ पे, जब भी तुम्हें कंटिन्यूअस टेंस दिखे, whenever you find continuous tense, always remember कि वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब will always be V1 plus ing, मेन वर्ब will always be V1 plus ing। इसको मैं आपको स्टार मार्क करके दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कंटिन्यूअस टेंस दिखे, एक नहीं 6 टेंस करवा दिए यहाँ पे मैम, 6 टेंस। सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 6 के 6 टेंसेस में यही वर्ब चलती है। सो व्हेनेवर यू सी कंटिन्यूअस, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज V1 ing। अब यहाँ पे क्या होगा, द चिल्ड्रन, प्लूरल है बिकॉज बेटा चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ आर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, children are playing in the park, so play plus ing becomes playing। अब किसी किसी बुक में बेटा ये लोग उसको V1 ing नहीं देते हैं, किसी किसी बुक में ये क्या लिख देते हैं, दैट इज V4। तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, V1 ing और V4 क्या है, सेम है। हो सकता है आपके टीचर आपको V4 बता दे स्कूल में, या जो आपके पास बुक हो उसमें आप V4 देख लो, तो कंफ्यूज मत होना, V1 ing V4 दे आर सेम ओनली। सो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड होता तो द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क, क्योंकि आप एक बच्चे की बात कर रहे हो। नेगेटिव बनाना है तो बहुत आसान है, सिर्फ मुझे अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होगा। सो मेरा आंसर क्या बनेगा, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। ओके, क्लियर एवरीवन यहाँ तक सभी को। अब जब हमें बनाना है इसका इंटेरोगेटिव, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, इट्स वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि आप सबको क्या करना है बेटा, ये जो आर है ना, वही 1 2 का 4, 4 2 का 1 सेम लगाना है भाई। यहाँ पे जो 1 पे है और यहाँ पे जो 2 पे है, 2 वाले को आगे ले आओ, 2 वाले को आगे ले आओ, यानी कि क्या करना है, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क एंड आई एम सॉर्टेड। सो बेसिकली मुझे इंटेरोगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो सेकंड पोजीशन पे है उसको फर्स्ट पे ले आना है, एंड आई एम ऑल गुड टू गो। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमें पढ़ना है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब इस्तेमाल करते हैं समझते हैं। सो बेटा अगर आप जब भी किसी ऐसे एक्शन की बात करो जो भी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, मैम हाल ही से आपका मतलब क्या है, हाल ही से आपका मतलब है कि जो काम मैंने बिल्कुल अभी करा है, नहीं, हो सकता है आपने 5 मिनट पहले कराओ, हो सकता है आपने 1 महीना पहले कराओ, हो सकता है आपने 1 साल पहले कराओ, लेकिन अगर उस बात की कहीं ना कहीं प्रेजेंट में इंपॉर्टेंस है, इफ दैट वर्क इज स्टिल इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट में आप उसको इसीलिए मेंशन कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या इन सब केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ, तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने हाल ही में हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है। तो अगेन एज यू नो वी रिक्वायर 4 थिंग्स, these are 4 essential things when you want to make a sentence: subject, helping verb, main verb and object। subject और object राजा बेटा आपकी अपनी अपनी जगह पर हैं,
और वो एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट कम्स इज योर, नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमें लर्न करनी होगी। हैज और हैव में से एक आता है। ठीक है, हैज इज सिंगुलर, हैव इज प्लूरल। नाउ बेटा व्हेनेवर यू हैव परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, एक बार याद कर लो और लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। दैट इज आपकी परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ना कि आई हैव कंप्लीट माई होमवर्क। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम हमेशा यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म व्हेन वी हैव परफेक्ट टेंस। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। हम पढ़ के आ चुके हैं आई के साथ कभी भी हैज नहीं आता है, प्लूरल वर्ब आती है। नेक्स्ट इज फिनिश्ड, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज माई होमवर्क इज माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश माई होमवर्क हो गया इसका अफर्मेटिव। अब मुझे नेगेटिव बनाना है तो बस मैं जो भी मेरी हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट पीछे क्या लगा दूंगी, नॉट लगा दूंगी, उसके जस्ट पीछे नॉट लगा दूंगी। सो माई आंसर विल बी आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, इंटेरोगेटिव बनाना है बेटा तो इट्स सुपर इजी। इसी हैव को मैं क्या ले आऊंगी, आगे ले आऊंगी, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, दैट विल बी हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, have I finished my homework becomes my interrogative one। अब बेटा प्रेजेंट का लास्ट टेंस देखते हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है, ध्यान से समझेंगे बेटा। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, ठीक है, मैं ऑलमोस्ट लगभग 8 साल से पढ़ा रही हूँ, इट्स बिन मोर देन 8 नाउ। सो यार एक काम है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज टीचिंग। मतलब आई डू इट विथ like full heart, I do it wholeheartedly, I love teaching so much, I love you guys so much। so यार मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, अपनी बात करूं, तो आज से लगभग 8 साल पहले मैंने काम शुरू करा। ठीक है, दैट इज टीचिंग। तो हम क्या बोलेंगे, दिव्या मैम हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 years। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा। सो बेटा जब भी आप किसी एक्शन को पास्ट में शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने 8 साल पहले शुरू करा तो दैट इज पास्ट, दैट इज माई पास्ट, और वो काम आज भी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि जो चीज पास्ट में चालू हो गई, समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज ऑन गोइंग, इट इज स्टिल गोइंग, यानी कि इट इज कंटिन्यूइंग। सो हम प्रेजेंट परफेक्ट लिए क्या बोल सकते हैं, एन action that started in the past, an action that started in the past and is still ongoing, और वो क्या हो रहा है, अभी भी चल रहा है, it is still ongoing। तो यानी कि अगर वो अभी भी चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, we will say it is perfect continuous tense, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आपको मेरा, दैट इज शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 years। सो 8 साल पहले शुरू हुआ और आज भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। तो दे मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेरी वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ऑफ कोर्स प्लूरल लगाऊंगी। उसके बाद आएगा वेटिंग। अब एक काम करते हैं यार, आपको बेसिक फॉर्मूला हम जो है मस्त एक ट्रिक के साथ समझाते हैं इंस्टेड ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट्स फर्स्ट लर्न द फॉर्मूला विद अ वेरी फनी एंड एन इंटरेस्टिंग ट्रिक। तो मुझे क्या चाहिए भाई साहब, मुझे चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। अब मुझे यार इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं होते, तो व्हाट शुड आई डू, कैसे याद करूं इतने फॉर्मूले। अब यार देखो, या तो मैं छोटी मोटी जो ट्रिक्स हैं जो आपको शायद क्रिंज लग सकती है, फनी लग सकती है, या तो उसकी मदद से लर्न कर लूं, या फिर डायरेक्टली पूरा फॉर्मूला लर्न कर लूं, वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता है सब्जेक्ट आता है, हमें पता है ऑब्जेक्ट आता है, दोनों को अपनी जगह पे लिख देते हैं। उसके अलावा मैम ने बताया भाई सब्जेक्ट के बाद जो आता है दैट इज माई हेल्पिंग वर्ब, देन कम्स योर मेन वर्ब एंड देन कम्स योर ऑब्जेक्ट। मैम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो लर्न हो जाता है, आसान है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कुछ बताओ तो माने। ठीक है भाई, चलो आ जाओ देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज आर मेन वर्ब। ठीक है, ओके डन।
अब राजा बेटा आप ये दो टेंसेस एक साथ आ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो सबसे पहले आ रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट आगे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पीछे है। सो हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब, तो हम अपना जो फर्स्ट टेंस है उससे उसकी हेल्पिंग वर्ब उधार ले लेते हैं। फर्स्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसके बाद आ रहा है। सो प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हम बोलें कि यार तू अपनी हेल्पिंग वर्ब जो है ना यार मुझे उधार दे दे, मुझे लर्न नहीं हो पाता बार बार, तो मैं तुझसे उधार लेना चाहता हूँ, एंड दैट इज हैज और हैव, दैट इज हैज और हैव। अरे भाई चलो उधार मिल गया कुछ देर के लिए, फटाफट काम निपटाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मुझे लर्न नहीं करनी पड़ेगी, प्रेजेंट परफेक्ट से मैंने उधार ले ली। नाउ कम्स द मेन वर्ब, ठीक है। सेकंड चीज जो आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद, दैट इज योर मेन वर्ब। तो क्यों ना मैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से उधार ले लूं, और दिव्या मैम ने तो ऑलरेडी बताया है व्हेनेवर यू सी कंटिन्यूअस, आंख बंद करके मस्ट V1 ING लगाओ, आपका काम सॉर्टेड हो जाएगा। आपका काम क्या हो जाएगा? सॉर्टेड हो जाएगा। अरे भाई मेन वर्ब भी लगा दी, मुझे लग रहा है अब तो मेरा फॉर्मूला जो है वो पूरा तैयार हो चुका है, आई थिंक इट्स डन। बट इट्स नॉट डन, इसमें एक दो चीजें अभी मिसिंग है बेटा। सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई, परफेक्ट की आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मेन वर्ब आएगी। लेकिन क्या आपने कहावत सुनी है कि दो बड़े बड़े जो शिकारी जानवर होते हैं, जो दो बड़े बड़े शेर होते हैं, वो एक जंगल में एक साथ नहीं रह सकते? दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती, क्या आपने सुना है? सिमिलरली परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों ही अपने आप में दो बहुत बड़े बड़े टेंस हैं। तो जब दो बड़े टेंस एक साथ आते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और धमाका होता है तो भाई एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है, और उस एक्स्ट्रा वर्ड का नाम है बीन। सो आज के बाद जब भी तुम्हें दिखे परफेक्ट और कंटिन्यूअस एक साथ आते हुए, सो रिमेंबर दिस एक्स्ट्रा वर्ड दैट कम्स इनटू पिक्चर इज, जब ये दो बड़े बड़े टेंसेस एक साथ आ जाते हैं, दैट इज perfect and continuous together. So our formula becomes subject plus has have plus been plus V1 ING plus object, and time भी हमको mention करना होता है इसमें, तो time के लिए हम use करते हैं either since और for। इसीलिए बेटा यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल चल रहा था, they have been waiting for the bus for an hour। तो they के साथ हमने क्या लगाया? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है। यहीं पे राजा बेटा अगर मैं ही कर दूं तो क्या होगा? ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी? सुपर इजी, दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। सिंपल सी बात है, हैव के बाद नॉट लगा दिया, सो मेरा नेगेटिव बन गया। अब आई नो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ गए होंगे, मैम हमें सिंस और फॉर के बीच का डिफरेंस नहीं पता, हमें सिंस और फॉर के बीच का डिफरेंस नहीं पता। अरे यार बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिंस और फॉर के बीच का डिफरेंस दिव्या मैम आपको समझाएंगी, और अगर इसके बाद समझ में ना आए तो कहना, ठीक है। सिंस और फॉर के बीच का डिफरेंस अभी समझा देते हैं आपको। बेटा सिंस एंड फॉर के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगेन ये आंसर राइटिंग में, टेंसेस में, प्रीपोजिशन में, सब में हेल्प करता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यार मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि कब किसी चीज की शुरुआत हुई। भाई किसी कंपनी का स्टार्टिंग ईयर है, कब वो शुरू हुआ था, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टार्टिंग टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि रॉन नाम का बच्चा सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, मुझे नहीं पता कितने घंटे खेली, बट आई जस्ट नो वन थिंग कि वो सुबह से खेल रहा है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेट्स इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, और मेरे पास क्या है? सुबह से वो फुटबॉल खेल रहा है, सिर्फ ये स्टार्टिंग का पॉइंट है कि सुबह से खेल रहा है, ठीक है। सो व्हेन डू वी यूज सिंस? वी यूज सिंस बेटा, एक छोटी सी और शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं, जब आपके पास पॉट हो, जब आपके पास क्या हो बेटा? पॉट हो। पॉट की फुल फॉर्म वही घड़ा नहीं है जो आप समझ रहे हो, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम हो, कब उस चीज की शुरुआत हुई। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, रेमंड्स काफी बड़ा ब्रांड है, काफी बड़ी कंपनी है, वो अपने नीचे क्या सॉरी वो अपने नीचे क्या लिखते हैं? सिंस 1992। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये वही साल है जिससे रेमंड्स कंपनी जिस साल में शुरू हुई थी, सो दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब शुरुआती पॉइंट आपके पास है तो आप क्या यूज करते हो? यू यूज सिंस। सो द करेक्ट आंसर इज सिंस, दैट इज सिंस 1992, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं रॉन हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश मॉर्निंग, बताओ सिंस लगाओगे या फॉर? सोचो सोचो सोचो।
अब बेटा वो क्या कर रहा है, सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। आई डोंट नो कितने घंटे खेली, कितने से कितनी बजे तक खेली, आई जस्ट नो उसने सुबह से स्टार्ट कर दिया है खेलना। अगेन मेरे पास सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, सो आई विल यूज सिंस, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ ए पॉइंट है, कब उस चीज की शुरुआत हुई तो आप उसको बोलते हो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यू यूज सिंस। लेकिन मेरे राजा बेटा अब अपने पास रॉन की ड्यूरेशन है। रॉन ने सुबह 11 बजे फुटबॉल खेलना चालू करी और कब तक खेली, दोपहर 1 बजे तक। सुबह उसने 11 से 1 बजे तक खेली, तो ये क्या हो गया राजा बेटा, ये हो गया उसने 2 घंटे फुटबॉल खेली। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव द ड्यूरेशन। आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, आपके पास ड्यूरेशन है, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर इस्तेमाल होता है व्हेन यू हैव डॉट। डॉट मतलब फुल स्टॉप, नो नो नो, यहां पे डॉट का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो बस इतना याद रख लेना, सिंस इस्तेमाल करते हैं पॉट के केस में, फॉर इस्तेमाल करते हैं डॉट के केस में, दोनों की फुल फॉर्म आपको लर्न हो ही जाएगी। सो दैट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, माय डैड इज गोइंग टू दिल्ली डैश 2 वीक्स। 2 हफ्ते के लिए दिल्ली जा रहे हैं पापा काम से, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 वीक्स, क्योंकि 2 वीक्स क्या है, ड्यूरेशन है। अब रॉन ने फुटबॉल कितने घंटे खेली, 2 घंटे खेली। सो रॉन हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश 2 आवर्स। ड्यूरेशन है कि स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 घंटे क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया, 11 से 1 क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया राजा बेटा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज फॉर 2 आवर्स। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को। तो बेटा ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको आई होप सिंस और फॉर भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो कुछ मत करो, सिर्फ इसके हैव को आगे ले आओ, सिर्फ इसके हैव को आगे ले आओ एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। हैव आगे आने के बाद क्या बनेगा, हैव दे बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब थी उसको बस मैं आगे ले आई। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी क्लियर हो गया होगा। एक एक्शन जो कि पास्ट में या थोड़ी देर पहले शुरू हुआ, इस केस में क्या हुआ, 1 घंटे पहले शुरू हुआ है ना। दे हैव बीन वेटिंग फॉर दी बस फॉर एन आवर, 1 घंटे पहले शुरू हुआ, लेकिन अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, बस अभी तक नहीं आई है। अब यहाँ पे एक मैंने ग्रामेटिकल एरर की है जानबूझ के, जो तुम्हें ढूंढ लेनी चाहिए थी अभी तक। और वो एरर क्या है बच्चों, वो एरर है कि भाई क्वेश्चन मार्क मिसिंग है। हैव दे बीन वेटिंग फॉर दी बस फॉर एन आवर, इंटेरोगेटिव है तो कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाने का। और अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो जल्दी से यार अपनी नोट कॉपी खोल लो, नोटबुक खोल लो और जल्दी से यार ये सुंदर सी टेबल बना लो। ठीक है, फटाफट सुंदर सी टेबल बना लो। और व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पूरे स्ट्रक्चर लिखने, एग्जांपल लिखने, इसका यूज केस लिखना है। ठीक है, फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज माई स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब क्या रहेगी, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान हो गया। तीसरी चीज है बेटा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, परफेक्ट में मेन वर्ब क्या आती है, V3 एंड ऑब्जेक्ट, ये भी सॉर्टेड है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसको बोलेंगे भैया अपनी हेल्पिंग, अब थोड़ी देर उधार दे दो ना प्लीज, प्लीज भैया। तो भैया ने दे दी हैज और हैव, ओके। अब कंटिन्यूअस को बोलेंगे भैया प्लीज आपकी, प्लीज भैया आपकी मेन वर्ब दे दो, तो V1 ING भी सॉर्टेड हो गया और ऑब्जेक्ट भी सॉर्टेड है। मैम 90% स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैम ने कहा था जब भी प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा तो बीन जो है एक्स्ट्रा वर्ड आता है, एंड फॉर टाइम वी यूज सिंस और फॉर। तो ये चारों फॉर्मूलाज मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। आपको इनके एक दो एग्जाम्पल लिखने हैं, इनका यूज केस लिखना है एंड ट्राई टू डू वन थिंग, सेंड इट टू मी, आई विल ट्राई टू चेक इट पर्सनली। यहां पे आप मुझे सेंड भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो प्लीज ट्राई करना बेटा कि नोटबुक में आप ये अपना जो नोट्स है इसको प्रिपेयर करो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर टेबल आपने बना ली और अच्छे से लर्न कर ली ना, तो एग्जाम के 1 दिन पहले सुबह भी अगर आप चाहोगे ना रिवाइज करना, तो इस टेबल की मदद से विद इन जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मिनट्स आपकी जो है प्रेजेंट टेंस रिवाइज हो जाएगा। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत देर से प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे डिटेल में, आपको उसका फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। दिस इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी फॉर्मूला को राजा बेटा अगर मुझे बनाना है सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला, तो सिर्फ एक चीज बदलनी होगी, दैट इज V1।
V1 का यहाँ क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा. रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. सो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल पास्ट में इट इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि ही गोज टू स्कूल, तो यहां हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल. शी राइट्स अ लेटर, यहां हो जाएगा शी रोट अ लेटर. सिमिलरली राहुल विजिटेड जयपुर लास्ट मंथ, तो विजिटेड आया क्यों, बिकॉज दिस इज माई सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. विजिट का सेकेंड फॉर्म होता है विजिटेड. पिछले महीने की बात है तो एक्शन पास्ट में ही पूरा कंप्लीट हो चुका था. पिछले महीने राहुल जयपुर गया था, तो ये एक्शन क्या है, पिछले महीने हुआ था, यानी कि अब कंप्लीट हो चुका है. सो राहुल विजिटेड जयपुर लास्ट मंथ, यहां पे आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म. क्लियर एवरीवन, क्लियर है यहां तक. नाउ कम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल जो कि आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है. और वो रूल क्या है, अभी आपको पता है कि भाई हम लोग डू और डस का इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट में. सिमिलरली सिंपल पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा, दैट इज डिड. तो जिनको भी नहीं पता है इसको नोट डाउन कर लो. यहां जो हेल्पिंग वर्ब काम आती है दैट इज ऑलवेज डिड इन सिंपल पास्ट टेंस. अब एक बहुत बड़ी गलती है जो आप अडल्ट्स को भी करते हुए देखते होंगे, और वो गलती क्या है, डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाने की मूर्खता कर देते हैं हम लोग. हम क्या बोलते हैं, आई डिड नॉट कॉल्ड हिम, आई डिड नॉट न्यू दैट भैया. अरे गलत है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई डिड नॉट कॉल हिम, आई डिड नॉट नो हिम. ओके, he did not replied, no, he did not reply. so ये जो है बहुत बड़ा ब्लंडर इवन adults did do it, that is कि did के साथ verb की सेकेंड फॉर्म लगा दी. बिल्कुल गलत है, क्रॉस मार्क कर दो इसको अपने नोट्स में. did के साथ बेटा हमेशा याद रखना, you always use फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb. so ये जो है ग्रामेटिकल एरर हमें कभी नहीं करनी है, इसको स्टार मार्क कर लो. आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम डिड के साथ क्या कंपलसरी हमेशा नॉट आएगा. नहीं बेटा, हमेशा कंपलसरी नहीं है. मैं ये भी बोल सकती हूं राहुल डिड नॉट विजिट जयपुर लास्ट मंथ, ये भी करेक्ट है. अगर वो जयपुर गया था तो मैं क्या बोलूंगी, राहुल डिड विजिट जयपुर लास्ट मंथ, ये भी करेक्ट है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो डिड के साथ नॉट आ रहा है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. डिड के साथ नॉट नहीं आ रहा है तो भी हमेशा साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नो मैटर व्हाट. डिड अगर उस सेंटेंस में है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी. बट क्योंकि मैं आपको नेगेटिव फॉर्म बनाना सिखा रही हूं तो कैसे सिखाएंगे, राहुल डिड नॉट विजिट जयपुर लास्ट मंथ. गलती से भी मत लिख देना राहुल डिड नॉट विजिटेड जयपुर लास्ट मंथ, आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा. इज इट क्लियर क्यों गलत हो जाएगा. आई डिड नॉट न्यू हिम, आई डिड नॉट स्पोक टू हिम. हम बहुत एटीट्यूड में इंग्लिश बोल तो देते हैं, लेकिन वही इज्जत का भैया फालूदा हो जाता है, और ये इज्जत का फालूदा हमारा हमें नहीं करवाना है. क्लियर एवरीवन. चलो इसका बनाते हैं बेटा इंटेरोगेटिव, जो कि बहुत आसान है. व्हाट आई हैव टू डू इज लेट्स ब्रिंग डिड इन द बिगनिंग. तो डिड को आगे ले आए, डिड राहुल विजिट जयपुर लास्ट मंथ, एंड इट विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज इंटेरोगेटिव फॉर्म. सो अगर आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में डू डज आता है तो आप इसको याद कर लो, वरना नोट डाउन कर लो. सिंपल पास्ट में आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब इज डिड. Okay, now let's come to our next type of tense, that is past continuous tense. बेटा अगर कोई भी एक्शन है, कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ, हो सकता है लास्ट मंथ हुआ हो, लास्ट वीक हुआ हो, लास्ट ईयर हुआ हो, और कुछ देर के लिए कंटिन्यू हुआ पास्ट में और फिर खत्म हो गया, उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. यानी कि मुझे क्या चाहिए, चार चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट मैंने अपनी पोजीशन पे लिख दिया है, ऑल सॉर्टेड, इट इज ऑल सॉर्टेड. सब्जेक्ट लिख दिया है, ऑब्जेक्ट लिख दिया है, एंड इट्स ऑल सॉर्टेड. नेक्स्ट आता है राजा बेटा हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब. तो प्लीज इसको लर्न कर लो कि पास्ट कंटिन्यूअस में वो क्या होता है, दैट इज आइदर वॉज और वर. दैट इज आइदर वॉज और वर. तो वॉज और वर में से एक आएगा, और कंटिन्यूअस है तो यार मैम बता चुकी है इतनी बार कि भैया मेन वर्ब विल ऑलवेज बी V1 ING. समझ में आ रहा है, देखो मेरी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं. बेटा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दो टेंस बताए थे, फिर बताया था पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने टेंस हो गए टोटल? 6, और 6 के 6 में आप नोट करके रख लेना आपकी मेन वर्ब क्या होती है? V1 ing। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बनेगा? एग्जाम्पल, माई मदर वॉज cooking, that's V1 plus ing. My mother was cooking dinner at 8 p.m. My mother was cooking dinner at 8 p.m. ओके अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आप क्या बोलोगे? माई मदर वॉज नॉट कुकिंग डिनर एट 8 p.m. सो पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ? एक एक्शन, मेरी मम्मा ने क्या शुरू करा? मेरी मम्मा ने खाना बनाना शुरू करा 8 बजे के अराउंड, और वो कंटिन्यूसली वो काम कर रही थी। तो पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ? एक एक्शन जो कि भूतकाल यानी कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कुछ देर चला, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, और फिर पास्ट में ही खत्म भी हो गया, उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब मुझे यहाँ पे इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं सिर्फ क्या करूंगी? वॉज को आगे ले आऊंगी। वॉज को क्या ले आऊंगी? आगे ले आऊंगी। वॉज माई मदर कुकिंग डिनर एट 8 p.m. इज इट क्लियर टिल हियर एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर हो चुका है बच्चों? एनी कंफ्यूजन? ओके बेटा, चलें आगे। इज इट क्लियर? ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टेंस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यार एक बहुत ही जोरदार टेंस है। अब यार मैडम इसको इतना जोरदार टेंस क्यों बता रही हैं, एंड ये व्हाई दिस टेंस इज सो इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। फटाफट समझते हैं बेटा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? पास्ट परफेक्ट में बच्चों को 2 एक्शंस देखने को मिलते हैं। हाँ, सच में आपको यहाँ पे यूजुअली 2 एक्शंस देखने को मिलेंगे, और एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका होगा। कैसे? चलो आओ एक काम करते हैं, एक नहीं 3 एग्जाम्पल दिखाती हूँ। पहला एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पे है वो देखते हैं, फॉर्मूला बाद में डिस्कस करेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ठीक है, तो यानी कि बेटा जब हम स्टेशन पे पहुंचे, जब ये कार्य हम करते, जब तक हम स्टेशन पे पहुंचे उससे पहले ही ट्रेन क्या थी? जा चुकी थी। ट्रेन क्या हो चुकी थी? जा चुकी थी। तो ये एक्शन होता, इससे पहले ही ये एक्शन हो चुका था। सो डिड यू नोटिस कैसे 2 एक्शंस होते हैं? चलो आओ एक काम करते हैं और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, When my mother came, जब मेरी मम्मा रूम में आई, when my mother came, I had already completed my homework. I had already completed my homework. Okay? Now let's see इसमें कैसे 2 actions हो रहे हैं. Let's try to understand this in detail. So when my mother came, I had already completed my homework. तो बेटा ये अगेन आपके क्या है? 2 actions हैं. दोनों को पहले मैं मार्क कर देती हूँ, फिर समझते हैं. सो बेटा मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? जब मेरी मम्मा रूम में आई उससे पहले ही मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी. अगेन आपको क्लियरली दिख रहा है कितने एक्शंस हैं? 2 एक्शंस है, लेकिन पहले कौन सा हुआ? आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी कि जब मेरी मम्मा आई उससे पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी. तो ये जो एक्शन है ये बी क्यों हुआ? क्योंकि ये बाद में हुआ, मैं अपना काम पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी. सो आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क when my mother came. तो past perfect में क्या होता है? This is how you find two events that happen together. एक काम करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, so the patient had died. The patient had died when the doctor reached the hospital or when the doctor arrived. तो यहां पर क्या हुआ बेटा? What exactly happened here is, again यहाँ पे आपको 2 एक्शंस देखने को मिलेंगे. The patient had died, यानी कि जब तक डॉक्टर साहब वहां पर पहुंचे, उनके पहुंचने से पहले ही क्या हो चुका था?
उनके पहुंचने से पहले ही क्या हो चुका था, पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। तो डॉक्टर साहब आ रहे हैं हॉस्पिटल, पहुंचे उससे पहले पेशेंट जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। सो अगेन यू कैन सी टू एक्शंस आर हैपनिंग हियर, टू एक्शंस टुक प्लेस। पहले ही क्या हो गया, पेशेंट की डेथ हो गई, जब तक डॉक्टर साहब पहुंचे पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी। सो दीज आर थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला इतना कुछ टफ नहीं होता, इट्स वेरी इजी। अगेन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आता है हैड, मेन वर्ब आपको पता है परफेक्ट में इट इज ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। formula is super duper easy, but why students they get confused? Because there are usually two actions that take place. दो action कैसे होते हैं? The train had left before we reached the station. तो ये बाद में हुआ, इससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, जब भी कंफ्यूजन लगे स्लाइड को भी देख लेना। आई हैव गिवन यू इनफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इट्स सुपर इजी, कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगानी है। नाउ आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस, जिससे आपका कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर हो जाएगा। बेटा यूजुअली है ना ये कॉम्बिनेशन में चलता है। किसकी कॉम्बिनेशन में चलता है? अरे सिंपल पास्ट कहाँ से आ गया बेटा? यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे होते हैं, एक आपको यूजुअली किस में मिलेगा, सिंपल पास्ट में, और दूसरा किस में मिलेगा, पास्ट परफेक्ट में। अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी, आप चाहो तो पास्ट परफेक्ट को आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो। कैसे? Before we reached the station, the train had left. तो यानी कि भाई ये reached क्या है? What is this reached? That is reach का second form. यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ verb की second form. तो इतने हिस्से में क्या है? Simple past है। इतने हिस्से में क्या है? Past perfect है। आओ यकीन नहीं तो आप चेक कर सकते हो। The train had, लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो had प्लस V3 आगे लग रहा है पास्ट परफेक्ट, और पीछे क्या लग रहा है, सिंपल पास्ट। That's why now it will be very easy for you to identify such kind of sentences. हो सकता है आगे आपको मिल जाए past perfect और पीछे आपको मिल जाए simple past. क्लियर है? यहाँ पे आपको दिख गया reached क्या है, verb की second form. Clear everyone? क्लियर है? So that is all about past perfect tense. इसका interrogative बनाना है, so bring had in the beginning. Had the train left before we reached the station. Had the train left before we reached the station. क्लियर है? चलो डिस्कस करते हैं बेटा लास्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सो बेसिकली एक एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ देर के लिए कंटिन्यू हुआ, और फिर पास्ट में जब दूसरा कोई एक्शन वहां पर हो रहा है तब वो खत्म हो गया। कैसे? चलो आओ, ये तो बाउंसर लग रहा है, गुगली चली गई आप सबके सर से, तो इसको इजी बनाते हैं। लेट्स सी दिस एग्जांपल ओवर हियर। यहाँ पे राजा बेटा अगर मैं बोलूं ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, अगेन क्या हुआ बेटा, पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ, स्टडिंग से समझ में आ रहा है कि ये कंटिन्यू भी हो रहा है, कंटिन्यूस चला कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, लेकिन उसके वहां पर क्या हुआ, पास्ट में एक दूसरा काम हो गया। ठीक है, सो वो काम क्या है, दैट इज बिफोर द एग्जाम। तो बेसिकली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, एक ये एक्शन होता है और इससे पहले जो हो रखा होगा या जो हो रहा है उसकी बात हो रही होगी। ठीक है, दैट इज ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर द एग्जाम। यानी कि ये चीज पास्ट में कितने घंटे के लिए चली बेटा, 3 घंटे के लिए चली। ठीक है, क्या चला, 3 घंटे के लिए चला, 3 घंटे ये चीज कंटिन्यू हुई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक काम करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी इसके डिस्कस कर लेंगे हम लोग। लेट मी थिंक ऑफ वन मोर एग्जाम्पल। चलो, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। मैम ये तो सेम एग्जाम्पल हो गया, चेंज करते हैं अभी। बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड, तो भाई दूसरा एक्शन क्या है, बिफोर माई फ्रेंड अराइव। तो इससे पहले मैं क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रहा था 2 घंटे 3 घंटे के लिए। तो दूसरा एक्शन क्या हो गया राजा बेटा, ये हो गया जो मैंने ग्रीन से लिखा है, बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा एक्शन हो गया। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मेरा पहला एक्शन हो गया। जब तक कि दूसरा एक्शन नहीं हुआ मैं यही चीज कंटिन्यू कर रही थी, यानी कि मैं 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर रही थी।
जब मेरा फ्रेंड आया या मेरी फ्रेंड आई तो मेरा जो मतलब पढ़ाई थी वो रुक गई। सो बेसिकली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, एक एक्शन पास्ट में कंटिन्यू होगा, चलेगा कुछ देर के लिए, जब तक कि दूसरा एक्शन ना हो जाए। मिली बेटा क्लैरिटी? काफी सारे एग्जांपल्स दे दिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर द एग्जाम। अब मुझे इसका पास्ट का नेगेटिव बनाना है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। हैड यानी कि जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे नॉट लगा देना है। सो चलो आओ एक काम करते हैं, मेरे एग्जाम्पल का बनाते हैं। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर माई फ्रेंड अराइव। तो जब मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई उससे पहले मैं 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर रही थी। ठीक है, अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, हैड को आगे लाना होगा। हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर द एग्जाम। क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको क्लैरिटी मिल गई है? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। पास थोड़ा टफ है बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके लिए थोड़ा सा उसको इजी कर पाऊं। सो बेसिकली बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन में क्या होता है, टेंस में एक एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ देर के लिए चला, कुछ देर कंटिन्यू हुआ, जैसे ही दूसरा एक्शन होगा पास्ट में, जैसे दोस्त आ गया, किसी का फोन आ गया, तो वो चीज ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। माई मदर हैड बीन कुकिंग फूड, मतलब बेल रहे हैं यहाँ पे हम। माई मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर बिफोर माई फादर कॉल्ड अप। तो पापा का फोन आया तो ऑफकोर्स खाना बनाने वाला काम रुक गया, उससे पहले वो 1 घंटा चल रहा था। I hope now it is comparatively easier for you. So now your homework for today is, present के साथ साथ आपको past की टेबल भी पूरी कंप्लीट करके खुद से मुझे भेजनी है, और ये जो है नोट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाने हैं, जिससे कि आपको 0.1% इतनी सी दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए जब आप अपने एग्जाम्स के लिए टेंसेस को रिवाइज कर रहे हो। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस, दैट इज अ फ्यूचर टेंस। एंड द फर्स्ट टेंस दैट वी हैव इज सिंपल फ्यूचर। मैम कब से बोल रही है, विल बताऊंगी, शैल बताऊंगी, थम जाओ, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। सो नाउ द स्ट्रक्चर इज इजी फॉर सिंपल फ्यूचर। एंड बेटा सारे फ्यूचर टेंसेस की एक बहुत बढ़िया खासियत है, हेल्पिंग वर्ब लर्न ही नहीं करनी पड़ती, सब चंगा सी। चंगा क्यों है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब में क्या रहती है, दैट इज आइदर शैल और विल, ये किसी में भी चेंज नहीं होती है, सब में, सारे फ्यूचर में रहती हैं शैल और विल। लेकिन भाई सबसे बड़ा पंगा क्या है, सबसे बड़ा स्यापा क्या है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। चलो आओ यार आज समझ ही लेते हैं शैल और विल के बीच का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैल और विल, एंड व्हेन वी आर सपोज टू यूज शैल, व्हेन वी आर सपोज टू यूज विल। ठीक है भाई, आज जो है ना ये सबसे बड़ी समस्या खत्म कर देते हैं। अब आप बोलोगे मैम हम तो हर केस में आजकल लोगों को विल यूज करते हुए देखते हैं। सही हो आप। क्यों सही हो? क्योंकि आजकल भाई साहब चलती है मॉडर्न इंग्लिश, और मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह क्या प्रेफर किया जाता है, विल। तो हम ये तो नहीं बोल सकते भाई कि आई के साथ आपने विल लगा दिया तो वो ग्रामेटिकली गलत है, गलत नहीं है। लेकिन भाई इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, और आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या है जी, चलो आओ देखते हैं वो डिफरेंस क्या है। चलो आओ देखते हैं। दैट इज बेटा जब भी आपके पास आई है, जब भी आपके पास वी है, आप हमेशा क्या प्रेफर करते हो, शैल। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास है यू, आपके पास है ही, आपके पास है शी, आपके पास है इट, आपके पास है दे, तो आप प्रेफर करते हो विल। अब आई के साथ कभी आपको विल दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, वो भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज मॉडर्न इंग्लिश में हम हर जगह विल प्रेफर करते हैं। लेकिन कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आई डैश बी ऑन लीव टुमारो, और ऑप्शन में है शैल और विल, तो अब आपको बिल्कुल जो ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है वो चूज करना होगा, और मेरा करेक्ट आंसर होगा आई शैल बी ऑन लीव टुमारो। तो शैल आजकल लोग कम क्यों यूज करते हैं बेटा, ये बहुत फॉर्मल साउंड करता है, इट इज एक्चुअली वेरी फॉर्मल, एंड दैट इज आई शैल बी ऑन लीव टुमारो। अब खुद देखो कितना कितना ज्यादा फॉर्मल साउंड कर रहा है, ऐसे लग रहा है कोई महारानी क्वीन एलिजाबेथ छुट्टी में। आई शैल बी ऑन लीव टुमारो, we shall go to the cinema to watch a movie.
कुछ ऐसे नहीं लग रहा कोई भाई दोस्तों का ग्रुप नहीं जा रहा है, कोई बहुत ही पता नहीं कौन महारानी है कोई आ रही है, क्वीन एलिजाबेथ, वो और उनका ग्रुप जा रहा है मूवी देखने. सो शैल साउंड्स वेरी फॉर्मल. तो आजकल भैया आप तो वैसे भी यू आर जेन जी, तुम तो हर वर्ड को छोटा कर देते हो, डिल्यूजन को डेल्यूलू कर दिया है ना, डेल्यूलू इज द ओनली. तुम लोग तो यार, तुम लोग तो ग्रेट हो, तो सी ग्रेट हो. सो शैल एंड विल के बीच में ये डिफरेंस है. शैल इज वेरी फॉर्मल, विल इज प्रिफर्ड इन मॉडर्न इंग्लिश. लेकिन एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शंस दिख जाएं तो आई और वी के साथ शैल प्रिफर होता है, यू ही शी इट दे के साथ वी प्रिफर विल. क्लियर एवरीवन? सो आई होप अब आप फ्यूचर में कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं अटकोगे. ठीक है भाई, क्लियर है? ठोको ताली, बढ़ते हैं आगे. सो बेटा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लर्न ही नहीं करनी, हमेशा शैल और विल. मजा आ भी गए हो. अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं भैया, प्रेजेंट में तो V1 आया था, पास्ट में V2 आया था, तो मैडम क्या लगाती है, मैं हूँ साउथ दिल्ली की, मैं तो सिंपल फ्यूचर में लगाऊंगी V3. सो दैट इज रॉन्ग. ऐसा मत करना, V1 V2 और यहाँ V3. नो 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 नो. परफेक्ट टेंस में ही सिर्फ V3 आता है, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में भी वी यूज V1. सो फॉर्मूला अगेन इज वेरी इजी, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल. विल और शैल में से कुछ एक आएगा, then we will use V1 and then we will use object. Okay, so we shall buy a new car next year. भाई साहब पता नहीं कौन ले रहा है नई कार, लेकिन बेटा V है इसीलिए हमने जानबूझ के shall प्रेफर किया. अगर हमें not लगाना है, we shall not buy a new car next year. क्लियर? इंटेरोगेटिव बनाना है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. व्हाट वी हैव टू डू इज शैल को आगे ले आओ, तो क्या बन जाएगा, शैल वी बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर. हम पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं. अब आपको पता है भाई वी था इसीलिए हमने शैल यूज करा. अब राजा बेटा अगर मैं यहाँ पे ही कर देती तो क्या होगा, ही विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, ही विल नॉट बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर. इजी पीजी, आई होप इट्स easy peasy lemon squeezy. I hope it's clear. Next is मेरे प्यारे बच्चों future continuous tense. कोई भी चीज भविष्य में होगी, फ्यूचर में होगी, एंड अगेन फ्यूचर में कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए कंटिन्यू होगी. इट कैन कंटिन्यू फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 1 वीक, लेकिन कुछ देर के लिए भविष्य में आने वाले समय में कंटिन्यू होगी. बढ़िया बात क्या है, सब्जेक्ट विल और शैल एज इट इज चलेंगे, कुछ भी यहाँ पे लर्न नहीं करना है. ऑब्जेक्ट एज इट इज चलेगा, लेकिन मैम ने कहा था कंटिन्यूअस टेंस है. कंटिन्यूअस टेंस है तो बिना सोचे समझे मस्त लगाओ V1 ING. 90% फॉर्मूला तुम्हारी मेरी ट्रिक से कंप्लीट हो चुका है. विल और शैल हमें लर्न हो चुका है बिकॉज फ्यूचर में हमेशा आता है. कंटिन्यूअस में मैंने बहुत बार कहा है, प्लीज ऑलवेज यूज V1 ING. ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं, एक बार में हो जाएगा. एक चीज मेरे बच्चों आपको याद करनी होगी, दैट इज वन एक्स्ट्रा वर्ड दैट कम्स इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस, BEB. एंड परेशान मत होना, लास्ट में तुम्हें जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो सारे एक साथ लिख के दे दूंगी. ठीक है, सारी जो ट्रिक्स हैं वो एक साथ लिख भी दूंगी. ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पे अब क्या बनेगा मेरा एग्जाम्पल, शी विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई टुमारो. अब शी है तो मैं क्या लगाऊंगी, शी के साथ, यू ऑलरेडी नो क्या बेटा, शी के साथ विल आता है, तो शी के साथ मैंने क्या लगाया, विल. क्यों? बिकॉज शी के साथ विल आता है. शी विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू मुंबई टुमारो. शी विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू मुंबई टुमारो. शी मेरा क्या है, सब्जेक्ट है. दिस इज माई हेल्पिंग वर्ब. नॉट मैंने लगाया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. बी इज द एक्स्ट्रा वर्ड दैट कम्स इन टू पिक्चर. ट्रैवलिंग मतलब V1 प्लस ING लगेगा क्योंकि इट इज कंटिन्यूअस टेंस. एनी कंफ्यूजन, जल्दी से इसका बना लो इंटेरोगेटिव एंड इट विल बी सुपर डुपर इजी. ओके, चलो. सो क्या होगा, विल शी बी ट्रैवलिंग टू मुंबई टुमारो, बिकॉज इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है. ठीक है बेटा, आई होप दिस इज क्लियर. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ जिसका नाम है फ्यूचर, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सारी चीजें आसान हैं, लेकिन फ्यूचर की बेटा एक खासियत है दैट इट एड्स वन न्यू वर्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइम. ये क्या करता है, इट एड्स न्यू वर्ड एवरी टाइम. तो ये आपको जो है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. क्या होगा न्यू वर्ड, अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी तक सेम चलेगा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, ये एज इट इज चलेगा. अब मैम कंटिन्यूस में आपने लर्न कराया था V1 ING आता है. सिमिलरली हमने लर्न किया है परफेक्ट में आता है, परफेक्ट में आता है
V3 ऑलवेज, एंड ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे आ गया। मैम अगेन 90% फॉर्मूला तो हो गया। सो नई चीज जो मेरे बच्चों आपको याद करनी है, दैट इज वन एक्स्ट्रा वर्ड दैट यू हैव टू फिट इज हैव। अब आई नो आपके लिए ये एक्स्ट्रा वर्ड की कहानी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं आपको सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ पे लिख के दे देती हूँ जो जो फ्यूचर टेंसेस में ऐड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, देन वी विल डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट, एंड थर्ड इज माय डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन सभी में ऑलमोस्ट एक एक दो दो एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड होते हैं अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्ट्रक्चर। तो हम एक काम करते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं और जल्दी से इसको फटाफट से लर्न कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको लर्न कर लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक्स्ट्रा वर्ड आता है BEB, फ्यूचर परफेक्ट में एक्स्ट्रा वर्ड आता है हैव, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस जब एक साथ आते हैं तो बीन तो आता ही है, अब यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन। तो क्या ये तीनों चीजें आप लर्न कर सकते हो? अगर अभी तक लर्न नहीं हुई तो प्लीज इसे लर्न कर लेना। दीज आर 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स जो आपको रेगुलर स्ट्रक्चर के अलावा पता होने चाहिए। कंटिन्यूअस में आप बी ऐड करते हो, फ्यूचर परफेक्ट में हैव ऐड करते हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप हैव बीन ऐड करते हो। ओके, सो प्लीज ये शॉर्ट नोट्स आप मेरे साथ बनाना मत भूलना। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा, व्हेन डू वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप इस्तेमाल करते हो जब भविष्य में, फ्यूचर में एक एक्शन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक टाइम लिमिट या कुछ तो डेडलाइन टाइप गिवन होगा कि इससे पहले ये काम हो जाना चाहिए। समथिंग लाइक दैट हैपेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए। सो बेसिकली एक एक्शन की हम बात करते हैं, दैट दिस एक्शन विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अगर नहीं आया समझ में, गुगली गई तो भी कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल से बहुत क्लैरिटी मिलेगी। द स्टूडेंट्स विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब जो मैं डेडलाइन की बात कर रही थी या फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही थी फ्यूचर में, देखो वो आ गया, दैट इज बाय फ्राइडे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस नहीं है बिकॉज हम रेगुलर लाइफ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस इतना इस्तेमाल नहीं करते, बट एटलीस्ट यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग मेंशन करके रखेंगे। ठीक है, और उससे पहले हमें ये काम जो है वो कंप्लीट करना है। द स्टूडेंट्स विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। अगर हम अपनी ही बात करें, अपना सिलेबस हम कब कंप्लीट करेंगे, we shall have completed the syllabus by the end of November। तो बाय द एंड ऑफ नवंबर क्या हो गया, वो डेडलाइन हो गई, वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि इससे पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इस तरीके से हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका यूसेज थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है। अब मैं आपको बोलूं कि यार नवंबर तक कोर्स करना है, तो हम कैसे बोलेंगे, वी शैल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय द एंड ऑफ नवंबर। तो नवंबर क्या हो गया, वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया जिससे पहले हमारा काम हो जाना चाहिए। सिमिलरली बेटा यहाँ पे अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी, नॉट लगा दूंगी आफ्टर माय हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है विल। द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, और मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो जस्ट ब्रिंग will in the beginning। will these students have completed the project by Friday। सिर्फ I और we के साथ ही हम shall prefer करते हैं, अदरवाइज सबके साथ we prefer will, चाहे स्टूडेंट्स हो, प्रोनाउंस हो, यू, ही, शी, इट, दे। सो नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, सब्जेक्ट एज इट इज, विल और शैल अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि ये तो हमेशा ही सेम रहते हैं फ्यूचर में। ठीक है, कंटिन्यूअस में वी नो V1 ING इज माई मेन वर्ब, एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भाई टाइम के लिए सिंस और फॉर ऐड हो जाता है, वी नो दैट। अब मैम क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है, मुझे लर्न नहीं होता, तो इट्स ओके, जस्ट गो टू द शॉर्ट नोट्स एंड एक बार हैव अ लुक कि भाई यहाँ पे आपको ऐड करना होता है हैव बीन। तो एक काम करते हैं, फटाफट से हैव बीन को ऐड कर देते हैं एंड माई लाइफ विल बी सॉर्टेड। ठीक है, हैव और बीन दोनों ही ऐड करने होते हैं भाई, तो ये दोनों ही कंपलसरी हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, उसको अलग से लिख के दे देती हूँ आपको कि हैव बीन मेरे बच्चों आपको ऐड करना है।
क्लियर है? सो मैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाय नेक्स्ट जून आई शैल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अगले जून तक मुझे यहाँ काम करते करते 5 साल हो चुके होंगे। यहाँ पे मुझे अगले साल जून में काम करते करते 5 साल हो चुके होंगे। सो बेटा क्या मतलब होता है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? एक बार जल्दी से सोचो, इज इट क्लियर? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है, इट मीन्स कोई भी एक्शन जो कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक कंटिन्यू होगा फ्यूचर में, जब तक कि अगेन कोई दूसरा एक्शन फ्यूचर में ना हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 2030 में मुझे जयपुर में रहते हुए 10 साल हो चुके होंगे। सो मैं क्या बनाऊंगी एग्जाम्पल, वी शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years बाय 2030। कि अभी तो 2026 चल रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ 2030 जब आएगा तब मुझे जयपुर में रहते रहते पूरे 10 साल हो चुके होंगे। सो बाय 2030 इज अनदर एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। फर्स्ट एक्शन क्या है, मुझे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, कब, 2030 में। सिमिलरली अगले साल जून में ये क्या हो गया, एक दूसरा एक्शन हो गया फ्यूचर में, दिस इज अनदर एक्शन इन फ्यूचर। सो बाय नेक्स्ट जून अनदर एक्शन इन फ्यूचर क्या हो गया, दैट इज नेक्स्ट जून I shall have been working in this company for 5 years। अगले साल जून में मुझे यहाँ पे काम करते करते 5 साल पूरे हो चुके होंगे। तो इस तरह की सेंटेंसेस हम अगेन डे टू डे लाइफ में थोड़े कम ही यूज करते हैं, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उतने काम नहीं आते जितने बाकी टेंसेस आते हैं। बट अगेन इफ यू हैव टू मेक नेगेटिव इट्स ईजी, आपको अगेन शैल के बाद नॉट लगाना है। बाय नेक्स्ट जून आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। ओके, नेक्स्ट बेटा इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, शैल को आगे ले आओ, शैल आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years बाय नेक्स्ट जून। सो यहाँ पे अगेन हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके तीनों जो फॉर्म्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये 3 टेबल्स जो हैं आपकी आज की होमवर्क है बेटा, मैंने आपको टेंसेस बहुत डिटेल में समझाया है, तो फटाफट से अपनी नोट्स कॉपी खोल लेना। सुंदर हैंडराइटिंग में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर आपको लिखने, आपको पता चल गया है कैसे लिखना है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, मेन वर्ब इज V1 एंड देन कम्स माय ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर लिखो, इसके बढ़िया 2 एग्जाम्पल्स बनाओ, इसका यूज केस लिखो। यूज केस क्या है, जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है वही इसका यूसेज है जो आपको यहाँ पे लिखना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ भी लगता है बच्चों को, बट एट द सेम टाइम आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग, मैंने बहुत ट्राई करा है कि मैं आपको इसको इन डेप्थ पढ़ाऊं एंड एट द सेम टाइम कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स बताई हैं, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ हमेशा बी आता है, फ्यूचर परफेक्ट के साथ हमेशा हैव आता है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस जब है वो भी फ्यूचर का तो हैव बीन आता है। सिंस हम इस्तेमाल करते हैं जब भी आपके पास किसी कंपनी का किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो। रेमंड्स कब शुरू हुई थी, दैट्स व्हाई इट राइट्स सिंस 1992। लेकिन अगर आपके पास ड्यूरेशन है, रॉन हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, तो ड्यूरेशन में हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये बारीकियों पे हमने आज बहुत ध्यान दिया है। आई होप आपको इस क्लास में मजा आया होगा। ये लेक्चर जो है टेंसेस का, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया और जो क्वेश्चंस मैंने बीच में पूछे हैं इन सबका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन गूगल जेमिनाई से आपको इसका क्विज बनाना है एंड फॉर श्योर एटलीस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड यू कैन शेयर दैट विथ मी। दिव्या.चांदनी 2 पे आप चाहो तो भेज भी सकते हो। थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद।